ब्रिक्स देशों में भारत के लिए कौन सा एक नया चैलेंज खड़ा होने जा रहा है जिसको रोकना भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अब क्या कमाल कर लिया है और अमेरिका के सैंक्शंस लागू होने से पहले भारत सरकार चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कैसे कर रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के बारे में, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये दोनों ही व्हाइट हाउस आए थे और इन्होंने ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है। ये मीटिंग 80 से 90 मिनट तक चली एंड इस मीटिंग के बाद मीडिया को भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं दी गई। यूजुअली डोनाल्ड ट्रंप दूसरी कंट्रीज के लीडर के साथ मीटिंग करने के बाद प्रेस को भी संबोधित करते हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है। तीनों की ये पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है और इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि टॉम यानी कि शहबाज शरीफ ने डिक को पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट किया है। अब ये तो खैर पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ये लगातार क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने के लिए मान गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टर्म में भारत तो आए थे लेकिन पाकिस्तान नहीं गए थे, न ही जो बाइडेन अपने टर्म के दौरान पाकिस्तान की यात्रा पर गए। इसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन किया है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली ब्रांडेड और सभी पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% के टैरिफ्स एप्लीकेबल होंगे और खास बात यह है कि ये टैरिफ 1 अक्टूबर के बाद से ही लागू होने जा रहे हैं, यानी कि 3-4 दिनों के अंदर ही। इसमें बस उन्हीं कंपनीज को टैरिफ फेवर दिया जाएगा जो कंपनीज अमेरिका में अपनी ड्रग फैक्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल प्लांट को कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। यानी जिन ड्रग कंपनीज ने अमेरिका में ड्रग फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है उनको बिना किसी टैरिफ के मेडिसिन इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाएगी, और जिन कंपनीज की अमेरिका के अंदर एक भी ड्रग फैक्ट्री नहीं है उनको 100% के टैरिफ देने पड़ेंगे। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत के ऊपर कम ही असर पड़ेगा, लेकिन जितना नुकसान होने की एक्सपेक्टेशंस थी उतना बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने केवल ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही टैरिफ अनाउंस किए हैं, जबकि भारत के 80% से भी ज्यादा की फार्मा एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका जाते थे वो जेनरिक कैटेगरी में फॉल करते हैं। अमेरिका में टोटल जितनी भी जेनरिक मेडिसिन यूज होती हैं उसका 47% हिस्सा भारत से ही आता है, जो कि अमेरिका की हेल्थ केयर सेविंग्स में भी बहुत ही बड़ा योगदान देता है। यानी कि भारत की जेनरिक मेडिसिन परचेज करने से अमेरिका के लोगों के पैसे बच रहे हैं। अगर भारत ये 47% जेनरिक मेडिसिन अमेरिका को ना भेजे या फिर अमेरिका के अंदर किसी भी देश से जेनरिक मेडिसिन नहीं आएंगी तो अमेरिका के लोगों को वहां पर महंगी मेडिसिन परचेज करनी पड़ेंगी, जो कई सारे अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय जेनरिक मेडिसिन इंपोर्ट वाले देशों के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाए हैं। अब सवाल उठता है कि नुकसान किसको होगा, तो आंसर है यूरोपियन यूनियन और स्पेशली जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को, क्योंकि दुनिया की सभी मेजर फार्मा कंपनीज की फैक्ट्रीज इन्हीं 3 कंट्रीज के अंदर है। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के कारण हो सकता है कि भारत की जेनरिक मेडिसिन की सेल्स अमेरिका के अंदर वहां पर इंक्रीज हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स अनाउंस करने के तुरंत बाद आज भारत की इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। दरअसल भारत की जो टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने आपस में मिलकर एक इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस नाम की एक बॉडी बनाकर रखी है, जिसमें भारत के फार्मा सेक्टर की टॉप 24 कंपनीज इसकी मेंबर हैं। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, पिरामल, रैनबैक्सी, इस तरह की और भी कई सारी टॉप फार्मा कंपनीज इसकी मेंबर हैं। भारत के जितने भी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका 80% पोर्शन यही एक्सपोर्ट करते हैं। एंड आज इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फार्मा टैरिफ का भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो हमें एडवांटेज देती हैं, जिसके कारण भारत को लॉस नहीं होने वाला है। इसके अलावा अमेरिका से H1B वीजा को लेकर भी एक और न्यूज निकल कर आ रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस सीनेट ने अमेरिका की टेक एंड आईटी कंपनी से H1B वीजा वर्कर्स के वेजेस और एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स मांगी है। कंपनीज को 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और 10 अक्टूबर से पहले यूएस की टेक कंपनीज और आईटी कंपनीज को उन्होंने H1B वीजा के ऊपर जिन भी वर्कर्स को हायर किया है उन सब की डिटेल्स शेयर करनी है। इस लिस्ट में Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी कंपनीज भी शामिल है। अब ये डिटेल्स कलेक्ट करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूएस सीनेटर्स इस मसले को और भी पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। इन सारी डिटेल्स को कलेक्ट करने के बाद इन सब कंपनी से ये भी एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी कि इन सभी की पोजीशंस के ऊपर अमेरिकन पर्सन्स को क्यों नहीं हायर किया गया है। मे बी सिक्योरिटी कंसर्न या फिर और कोई बहाना बनाया जाए और H1B वीजा वर्कर्स के मुद्दे के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश की जाए। लेकिन मसला ये है कि ये जो H1B वीजाज हैं इसका सबसे हाईएस्ट बेनिफिट भारत को ही मिला है। 70% से भी ज्यादा H1B वीजाज भारतीय लोगों को मिल रहे हैं
और टू बी प्रिसाइज 72%। इसलिए अगर H1B वीजास के ऊपर स्क्रूटिनी और भी तेज होती है तो भारत का इसमें ह्यूज लॉस हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को लेकर। जयशंकर सर कल यानी कि 27 सितंबर को देर शाम को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन अपने संबोधन से पहले हमारे जयशंकर सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर मीटिंग्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर जयशंकर सर अभी तक 25 से भी ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा जयशंकर सर ने 15 से 20 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ ब्रीफ एक्सचेंज भी किया है। ब्रीफ एक्सचेंज में मिनिस्टर्स खड़े खड़े या फिर साइड के ऊपर कुछ मिनट्स के लिए बातचीत करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऑल टुगेदर जयशंकर सर अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ अभी तक बायलैटरल एक्सचेंज कर चुके हैं और ये वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके अलावा जयशंकर सर ने पैसिफिक कंट्रीज, L69 ग्रुप, C10 ग्रुप और G4 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ भी मल्टीलेटरल मीटिंग्स की हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर G20 मेंबर्स भी मिले थे, यानी कि G20 देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी। उसमें भी जयशंकर सर ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। कहने का मतलब है कि जयशंकर सर जैसा विदेश मंत्री जो न सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में केपेबल, स्किल्ड और क्वालिफाइड है बल्कि उससे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड फॉरेन मिनिस्टर है, भारत को ऐसा विदेश मंत्री शायद ही भविष्य में कभी दोबारा मिले। और कुछ लोग भारत में पॉलिटिक्स करने के चक्कर में जयशंकर सर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस के लिए जयशंकर सर को दोष देना सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले महीने यानी कि अक्टूबर महीने में भारत की विजिट के ऊपर आ रही हैं। साल 2023 के बाद ये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आपस में पहली बायलैटरल विजिट होगी। इससे पहले दोनों देशों ने अपने अपने एम्बेसडर्स को रीअपॉइंट किया था और पिछले हफ्ते कनाडा पुलिस ने इंद्रजीत सिंह घोसल नाम के खालिस्तानी एलिमेंट को अरेस्ट किया था। हालांकि इंद्रजीत सिंह घोसल को कनाडा की कोर्ट ने कंडीशनल बेल दे दी है, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए कुछ सीरियस एक्शंस ले रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने जनरल अनिल चौहान को 8 महीने की एक्सटेंशन दे दी है। CDS जनरल अनिल चौहान सर की सर्विस 30 सितंबर को खत्म होनी थी। उससे पहले भारत सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट करनी थी जो कि नहीं हो पाई। इसलिए जनरल अनिल चौहान सर को 8 महीने यानी कि 30 मई 2026 तक की एक्सटेंशन दे दी गई है। अनिल चौहान सर साल 2022 के सितंबर महीने में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, यानी कि 3 साल से ज्यादा का समय उनको इस पोस्ट के ऊपर हो गया है। CDS किसको सिलेक्ट किया जाएगा ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स करती है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के 2 मेंबर्स होते हैं, एक प्रधानमंत्री और दूसरा होम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं। अब ये दोनों मिलकर देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद वो नाम प्रेसिडेंट को भेजा जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट को ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर माना जाता है। इसलिए सिलेक्शन के बाद फॉर्मल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा ही होती है। कैंडिडेट्स की बात करें तो वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी तीनों फोर्सेस के 3 स्टार या फिर 4 स्टार जनरल हो सकते हैं और रिटायर्ड या फिर सर्विंग दोनों हो सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी 3 स्टार या 4 स्टार जनरल को रिकॉल करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस फेवर को हटाने की अनाउंसमेंट की थी। अभी जो सैंक्शंस फेवर्स हटाने की डेट थी वो थी 29 सितंबर। इसलिए न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत इस बीच के दिनों का भरपूर फायदा उठा रहा है और कई हजारों टन सामान भारत ने अफगानिस्तान भेज दिया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये पिक्चर्स आ रही हैं ये आज भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी की हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका का सैंक्शन वेवर खत्म होने से पहले भारत की सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रिलीफ मटेरियल के फ्रेश कंसाइनमेंट्स भेज दिए हैं। इनमें से काफी सारा रिलीफ मटेरियल चाबार पोर्ट के जरिए काबुल पहुंच गया है और अथॉरिटीज को भी ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया गया है। भारत ने जो कंसाइनमेंट भेजा है उसमें कई तरह की फूड आइटम्स, वाटर प्योरीफायर्स, प्रोटीन पाउडर्स, टिन शीट, स्लीपिंग बैग्स, हाइजीन किट्स, वाटर स्टोरेज यूनिट्स, जेनसेट्स, फैमिली टेंट्स, ब्लैंकेट्स, एसेंशियल मेडिसिन और कई सारी मेडिकल सप्लाईज शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने खुद इसकी जानकारी दी है। अभी कुछ हफ्ते पहले अफगानिस्तान में भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की वहां पर जान गई और कई सारे घायल हुए थे। कई सारे लोगों के घर टूट गए थे जिसके बाद वो बेघर हो गए हैं और सर्दी आने वाली है। उन्हीं की मदद के लिए भारत कंसाइनमेंट्स भेज रहा है और 29 सितंबर की जो अमेरिका ने डेडलाइन दी है उसके पहले ज्यादा से ज्यादा सामान अफगानिस्तान भेजने का प्रयास हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिक्स संगठन को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि फलस्तीन ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है
और चाइना और रशिया ने इसको वेलकम किया है। इसके साथ ही चाइना के विदेश मंत्रालय ने और भी लाइक माइंडेड कंट्रीज को इनवाइट किया है और ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। यानी कि ब्रिक्स मेंबर की संख्या 5 से 10 करके अभी भी रशिया और चाइना को संतुष्टि नहीं हुई है और ये एक्सपेंशन करके और भी कंट्रीज को ब्रिक्स में शामिल करना चाहते हैं। इवन फलस्तीन भी इनके लिए एक्सेप्टेबल है, जो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए इसराइल के साथ लड़ रहा है और ना कोई उसका फ्यूचर है। ब्रिक्स को पहले ही एंटी अमेरिका प्रोजेक्ट किया जाता है। फलस्तीन के बाद ब्रिक्स को एंटी इसराइल भी बना दिया जाएगा, इसलिए फलस्तीन का ऐड होना भारत के पर्सपेक्टिव से भी बिल्कुल सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिक्स देशों की संख्या 10 से बढ़ानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।